जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह एंड टुडे माय टॉपिक इज इजराइल फिलिस्तीन वार। इजराइल फिलिस्तीन वार अभी फ़िलहाल में 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ है, जिसे हम एक फुल फ्लेज वार कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा टेरर अटैक किया गया है गजा स्ट्रिप के द्वारा। वहाँ के जो हमास जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा जो ये अटैक किया गया है, एक साथ 5000 रॉकेट को इजराइल के ऊपर दागना, सी के द्वारा अटैक करना और जो डिफेंस सिस्टम उसका लगा हुआ था जो बॉर्डर पर उसको तोड़ देना, यानी कि तीनों तरफ से अटैक। ये एक फुल फ्लेज वार है, जिसे कि वहाँ के जो हमास का कमांडर है मोहम्मद डेफ, वो कहता है कि हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है इसका नाम है अलास्का फ्लड। हम इसमें पूरी इजराइल को बर्बाद करके रख देंगे और पूरा इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, जिसके अगेंस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर लीडर ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू और उसका देश अपने अस्तित्व के लिए अपने जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसी के कारण वो हमेशा पूरे अरब कंट्री के ऊपर भारी पड़ते हैं। इस कहानी में और आगे क्या होता है और क्या हो रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि किस कारण से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अटैक, दिस वार। जो गजा स्ट्रिप है, क्या उसके पास इतना पावर कहां से आता है? क्या उसके पास अकेले इजराइल से लड़ने की ताकत है, या उसके पीछे कोई दूसरी ताकत है? और बार बार वो अटैक क्यों करता है हारने के बावजूद? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे फिलिस्तीन इजराइल की जो ये स्टोरी है वो मैं सुना रहा हूँ आपको। अब बैक में चलते हैं कि इस जो अटैक के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इस तरह का अटैक होता है और कैसे इजराइल बनता है। तो आइए वीडियो हम पीछे चलते हैं, यानी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1881 से 84 तक सबसे पहले पूरी वर्ल्ड में जो रूस ने अपने देशों से ज्यूस लोगों को खदेड़ता है, भगाता है, उनके ऊपर उनके अगेंस्ट क्राइम होती है, और धीरे धीरे ये जो प्रचलन है पूरी वर्ल्ड में फैल जाता है, और 19वीं सेंचुरी आते आते ऐसी कहानी बन जाती है, ऐसे ज्यूस की हालत हो जाती है पूरे देश में कि उनके लिए कहीं देश ही नहीं बचता है, कहीं जगह ही नहीं बचती है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो आपको पता है कि हिटलर ने 80 लाख ज्यूस को कमरे में बंद करके जहरीली गैस से मार डाला था। अब इससे बड़ा हीनियस क्राइम क्या हो सकता है किसी एक कौम के ऊपर? वो अपने अस्तित्व के लिए पूरी वर्ल्ड में लड़ रहे थे। हमारा अस्तित्व क्या है, हम अपने आप को कैसे एग्जिस्ट कर सके इस दुनिया में। तभी उस समय का जो ब्रिटेन है, 1919 में उन्हें एक प्रॉमिस करता है, बालफोर डिक्लेरेशन बोलते हैं, कि ज्यूस के लिए फिलिस्तीन में हम एक अलग कंट्री बनाएंगे। आपको पता है कि जो फिलिस्तीन है वो एक अरब कंट्री का ही पार्ट है। अरब कंट्री के जो देश है उसी से मिलता जुलता, और वहाँ पर भी मुस्लिम ही रहते थे। लेकिन उस समय
वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम थी, इसलिए ज्यूस यदि वहाँ पर आ रहे थे तो लोगों को उतना एक बड़े लेवल पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा था या आने दे रहे थे। लेकिन पूरी वर्ल्ड में जो ज्यूश है उन्होंने जेरूशलम और इजराइल को ही क्यों चुना? क्योंकि जो जेरूशलम है पार्टिकुलर फिलिस्तीन का एक शहर है, उस जेरूशलम में दोनों देशों का, मुस्लिम के लिए और ज्यूस के लिए काफ़ी होली प्लेस है। जो अलास्का मॉस्क्यू है वो जेरूशलम के एक ही कैंपस में है और उसी कैंपस में ही रॉक ऑफ द डोम है, होली वॉल है। इसीलिए ज्यूस ने अपने उस पवित्र जगह पर ही अपना देश बनाने का निर्णय करते हैं। लेकिन 1936 से 1939 के बीच में ज्यूस के खिलाफ काफ़ी वहाँ पर हंगामा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, क्राइसिस होती है हर तरह का। लेकिन ब्रिटिश 39 तक उसको दबाने में सफल हो जाते हैं, उसे क्रस्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये लग चुका होता है कि ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, इसलिए उस मैटर को वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में दे देते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 में 2 कंट्री बनाता है, फिलिस्तीन को डिवाइड कर देता है और उस डिवीजन के आधार पर यानी कि 48% जो लैंड है वो फिलिस्तीन को मिलता है और 44% जो लैंड है वो इजराइल को मिलता है। 8% यानी जो जेरूशलम का एरिया है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर में रखता है, क्योंकि वो दोनों कौम के लिए होली प्लेस था। इसके साथ ही इसी डिवीजन में जो गाजा स्ट्रिप है वो इजिप्ट के पास चला जाता है और जो फिलिस्तीन का वेस्टर्न बैंक है और ईस्टर्न जेरूशलम है वो जॉर्डन के पास चला जाता है। इस डिवीजन से का सारे जो अरब कंट्री थे वो इजराइल के खिलाफ थे और उन्हें ये बात स्वीकार नहीं था कि एक मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन को डिवाइड करके ज्यूस के लिए दिया जाए और इजराइल कंट्री वहाँ बनाया जाए। इसलिए 1949 में ही लगभग 8 महीने तक बहुत ही बड़ा वहाँ सिविल वार होती है, आपस में लोग विस्थापित होते हैं। लगभग कहा जाता है कि 7,60,000 लोग विस्थापित होते हैं, इजराइल से फिलिस्तीन और फिलिस्तीन से इजराइल, गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक एंड कुछ एरियाज में। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम काफ़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है। और यदि हम इसी तरह से आगे बात करें तो 1956 में भी स्वेज कैनाल के ऊपर अटैक किया जाता है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा और उसको कब्जे में लेने की बात करती है, जिसमें इजराइल भी पार्टिसिपेट करता है, यूएन भी उसमें आता है, सारे अरब कंट्री उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद 56 के बाद बात करें तो 1967 में जो इजराइल एक वार लड़ता है, 6 डे वार बोलते हैं। इस 6 डे वार में इजराइल अपने आप को साबित कर देता है, क्योंकि उस समय की जो कहानी है उसको मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये जो है ये फिलिस्तीन है, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, ये सीरिया है और ये लेबनान है। ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है और ये स्वेज कैनाल है जो कि रेड सी से होते हुए हिंद महासागर की तरफ आता है। तो ये एक छोटा सा जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये पूरा डिवाइड है, कंट्री है,
इसी को लेके ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब आगे की कहानी मैं ये बताता हूँ कि जब वार शुरू होती है, 6 डे वार 1967 में, उस समय जो अरब कंट्री थे, जो जितने भी इसके नेबरिंग कंट्री थे, इनका मानना था कि किसी भी तरह से दुनिया के नक्शे से हम इजराइल को मिटा देंगे, और इसी के लिए उन्होंने ये वार की प्लानिंग कर रहे थे। और जो वहाँ के मोसाद है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में उसकी नाम काउंट होती है। तो इजराइल को पहले से पता हो चुका था कि कौन कौन सा कंट्री हमारे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो अचानक एक दिन जो इजराइल है, इजराइल की लगभग 200 फाइटर प्लेन एक साथ उड़ान भरती है, और इजराइल से मेडिटेरियन सी होते हुए इजिप्ट के लगभग मोर देन 20 जो उसके फाइटर्स जो एयरफील्ड थे उसको बर्बाद कर देता है। यानी कि पूरी इजिप्ट की एयरफोर्स को वो जमीन पर ही मार डालता है। और इससे जब उसकी, और इसके साथ में जो गाजा स्ट्रिप है वो इजिप्ट से छीन लेता है, और एक इससे दूसरा पेनिनसुला भी छीन लेता है। जॉर्डन अपना मोर्चा दूसरी जगह खोल देता है, और यहां पर भी इजराइल अटैक करता है। और जो डिवीजन में वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम दिया गया था, वो भी इजराइल जॉर्डन से छीनने में सक्सेसफुल रहता है। साथ में वो इजराइल के ऊपर भी अटैक करता है और सीरिया के ऊपर भी अटैक करता है एयरफोर्स के थ्रू। और इस सीरिया का ये गोलेन हाइट छीन लेता है, ये वाला पार्ट। यानी कि एक हफ्ते से कम की लड़ाई में ही, यानी 6 डे वार में ही 4 देशों को पूरी तरह से धूल चटा देता है। और लगभग जितना में इजराइल है उसके 2 गुना जमीन को दूसरे देशों से कब्जा कर लेता है। यानी अपने पावर को पूरी वर्ल्ड में दिखाता है, पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आप को साबित करके दिखाता है, अपनी मिलिट्री को साबित करके दिखाता है। आगे की बात करें तो 73 में सीरिया गोलेन हाइट्स के ऊपर अटैक करता है, और इजिप्ट गाजा स्ट्रिप को कब्जा करने के लिए कोशिश करता है, और अचानक अटैक करते हैं 73 में इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल की ही उस 73 के वार में जीत होती है, और दोनों देश को अपने बैक स्टेप लेना पड़ता है। इसी तरह से 1982 में भी इस लेबनान के ऊपर अटैक करना पड़ता है इजराइल को, क्योंकि ये दुश्मन देश को यहाँ पनाह दे रहा था, और किसी तरह से मेडिटेरियन सी के द्वारा यहाँ से गाजा स्ट्रिप के जो टेररिस्ट ग्रुप थे निकलने में सक्सेस होते हैं। 82 की इस वार के बाद बीच में कुछ दिनों तक वहाँ शांति होती है, और टेबल पर आने की बात होती है कि दोनों देश टेबल पर बैठकर और पीसफुली इस मैटर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 1994 में जो यासिर अराफत हैं वो फिलिस्तीन के जीरो शहर में एक अलग से रूल करना शुरू कर देते हैं। और उसी बीच यानी कि 2000 में एक इजरायली लीडर एरियल श्रोन रॉक ऑफ डोम को विजिट करने के लिए जाते हैं, जिससे वहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है।
एक्चुअल में जो जेरूसलम का जो ये प्लेस है जहाँ पर ये दोनों होली प्लेस है, वो वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके अंडर में है। और उनका मानना है कि दूसरा कोई यदि विजिट करने के लिए आता है यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर जो ज्यूस है केवल और केवल जो होली वाल को ही विजिट करते हैं, रॉक ऑफ डम को विजिट करने के लिए बैन है। क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम है उनका मानना है कि यदि वो आएंगे तो वो हर फ्राइडे को जो नमाज करते हैं, नमाज के बाद उनका जो प्लानिंग होती है स्टोन पेल्टिंग करना, लेक्चर देना, मतलब उनमें उनको डिस्टर्बेंस फील होता है। इसलिए उसको उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट से मांग करके रखा था। लेकिन ओवरऑल जो पूरा जेरूसलम का और पूरे जो उस संस्थान का जो कमांड है वो इजराइल के अंडर में है। तो इस तरह से 2000 में जो श्रवण विजिट करते हैं तो वहाँ का माहौल ख़राब होने के कंडीशन में पहुँच जाता है, लेकिन किस तरह से उसको दबाया जाता है। लेकिन तभी 2004 में यासिर अराफत का डेथ हो जाता है और एक लीडर मोहम्मद अब्बास उनके पार्टी को अडॉप्ट करते हैं और वो गजा स्ट्रिप पर अपना रूल करना शुरू करते हैं। लेकिन ये पीसफुली करते हैं, जिसके कारण ही 38 साल से इजराइल आर्मी जो कि गजा स्ट्रिप में थी उनको सौंप कर गजा स्ट्रिप का शासन प्रशासन सब कुछ और इजराइल में आ जाती है। लेकिन उसके 2 साल के बाद ही यानी 2007 में जो हमास है दोबारा उनसे सत्ता छीन लेता है। इसके चलते ही 2014 से 2017 तक इजराइल दोबारा अटैक करता है, गजा स्ट्रिप पर ऑपरेशन लॉन्च करता है और 2017 में हमास से एक पीसफुली मीटिंग करवाता है। जो मॉडरेट फैक्शन के जो लीडर हैं अब्बास के जो पार्टी का, उसके हाथों में दोबारा सिविलियन का कंट्रोल दिया जाता है। और इसके साथ ही अभी 2021 में जो एक मामला आया था आपको, जिसमें कि क्या बोलते हैं, एक केस आया था कि टेम्पल माउंट और शेख जरीन के लिए बात की गई थी। इसके लिए बहुत बड़ा इशू हुआ था। इस इशू में यह था कि जो शेख जरीन है ये बहुत 150-200 साल पहले उस समय से जो ज्यूस के जो इंसिस्टर थे उन्होंने ख़रीदा था। उसके लिए विवाद हुआ था कि वहाँ से जो परमानेंट लोकेशन है, जो परमानेंट घर है फिलिस्तीनियन का, उसको हटाया जाए। वहाँ पर केवल इजरायली लोगों के रहने के लिए है। सेम इसी तरह से जो टेम्पल माउंट की बात थी उसके साथ भी यही कंडीशन था। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और उस समय इसका सोल्यूशन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन ये दोनों के बीच में अभी भी विवाद चल रहा है। और इसके बाद जो लेटेस्ट अभी 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक किया गया है, इसके बारे में मैंने शुरू में बताया। इसके अगेंस्ट में अभी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑल आउट वार जो उन्होंने लॉन्च किया है, उनका मानना है, उनका सबसे पहला मोटो ये है कि किसी भी तरीके से अपने सिटीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाना है। दूसरा ये है कि जो गजा स्ट्रिप के हमास के आतंकवादियों ने जो अटैक किया है उसकी भारी कीमत वसूलेंगे उनसे। और तीसरा जो हमारा जो और भी नेक्स्ट मोर्चे हैं, हम वहाँ से उन्हें खदेड़ देंगे, वहाँ पर उन्हें हम टिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही पूरी वर्ल्ड जो आज मैक्सिमम वर्ल्ड की जो देश है आज इजराइल के साथ खड़ा है। यूएस ने भी कहा है कि इजराइल को अपने देश को, अपने नागरिकों को बचाने का हक है। इंडिया भी पूरी तरह से स्टैंड है इजराइल के साथ में। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहुत ढेर सारे देश हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े हैं। और कुछ और भी जो देश हैं जो कि मानवता की हवाला देकर इजराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं या उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो पूरी वर्ल्ड हर मैटर पर दो भागों में डिवाइड हो ही जाती है। लेकिन मानवता के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि उस इजराइल के अलावा ज्यूस के लिए पूरी वर्ल्ड में कोई देश नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो भी वहाँ इंडियन सिटीजन है उसको इंडिया में इवैक्यूएट कराया जा रहा है। और सेकेंड ट्रिप भी ऑलरेडी आ चुकी है, इसमें मोर देन 250 स्टूडेंट्स और जो भी वहाँ पर हमारे आईटी सेक्टर के जो भी बंदे थे, बिजनेस पर्सन थे, जिससे भी रिलेटेड थे, वो आए हुए हैं। तो इस तरह से इस कहानी का हिस्ट्री से लेकर अभी तक जो बातें चल रही है वो मैं बताया। और यदि आपको ये अच्छी लगी, आपको कुछ जानकारी मिलती है, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।